हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में आज के लेसन में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में कौन से ऐसे फिनोमेनाज हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज हमें देखने को मिलता है या फिर जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का रोल होता है। तो जब मैं हमारे डे टू डे लाइफ के फिनोमेनाज की बात करूं तो हमारे पास में कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है और वो चीजें हम लोग बचपन से देखते आए हैं। जब हमारा 6th, 7th, 8th वाला जो एक टाइम पीरियड था उसमें हम एक एक्टिविटी किया करते थे जिसमें हम स्केल लेते थे, स्केल को अपने बालों से रब करके पेपर के कुछ छोटे छोटे पीसेस को उठाने का ट्राई करते थे और वो जो स्केल थी जिसको हमने हमारे बालों से रब किया है वो इजीली उन पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, उनको उठा लेती थी। इसी के साथ अगर हमने ये स्केल के साथ नहीं किया तो हम बलून के साथ में भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। हम अगर एक बलून लेते हैं, उस बलून को या तो हम हमारे बालों से काफी तेजी से रब करवा सकते हैं या कोई सिंथेटिक क्लॉथ लेके उससे हम इसको रब करवाएंगे तो जो बलून है वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। अगर उसी बलून को हमने हमारे बालों की तरफ लेकर आए तो वो हमारे बालों को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। इसके अलावा हमने हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ और फिनोमेनाज यहाँ पे देखे हैं, जैसे कि अगर बहुत ही ड्राई सीजन होता है, वेदर अगर हमारा काफी ड्राई है जैसे कि सर्दियों का टाइम होता है, उसमें अगर हम किसी भी डोर के हैंडल को हाथ लगाते हैं तो हमें एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। एकदम से हमें लगता है जैसे हमें करंट लगा हो। तो जो ये छोटा सा एक स्पार्क है या फिर आप कहो कि जो ये हल्का सा करंट हमें फील हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द हैंडल ऑफ द डोर। तो एक फिनोमिना हम लोगों को ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर सर्दियों के टाइम में हम हमारे स्वेटर्स को रिमूव करते हैं तो हमें एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है और अगर अंधेरा कमरा है तो हम लोगों को छोटे छोटे से स्पार्क्स भी दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो हमारा फिनोमेना है दैट आल्सो एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन आवर डे टू डे लाइफ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो हमें ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन देखने को मिलता है। मॉनसून में बहुत तेज बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। तो जो बिजली चमकती है जिसे हम लोग लाइटनिंग का फिनोमेना कहते हैं, वहां पे भी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो दीज आर सम फिनोमेना जहां पे हम लोगों को हमारी डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक चार्जेस देखने को मिलते हैं या फिर हम कहें कि जहां से हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ से। ये जितने भी फिनोमेनाज अभी मैंने आप लोगों को बताए, जैसे कि जब हमने हमारे सिंथेटिक क्लोथ्स या स्वेटर को रिमूव किया तो हमें एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई दिया, या फिर थंडरस्टॉर्म के टाइम में हम लोगों को लाइटनिंग दिखाई देती है, या फिर हम कहें कि अगर हमने कभी किसी डोर के हैंडल को हाथ लगाया और हमें हल्का सा एक इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ। ये जो एक फिनोमेना है, ये सारे फिनोमेना हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट से समझे जा सकते हैं और ये सब फिनोमेना जिस टॉपिक के अंडर आते हैं उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी हम जो ये वाला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर आप कह सकते हैं चार्जेस एट रेस्ट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग चार्जेस एट रेस्ट भी कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। जो फिनोमेनाज डेली लाइफ के मैंने आप लोगों को बताए उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत आराम से समझ आ जाएगा जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा जूनियर क्लासेस को मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाना चाहूंगी
जूनियर क्लासेस का मतलब हुआ जो हमारी 9th-10th की क्लास थी, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को देखा था। हमने क्लास 7th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज का। बस उन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार रिवाइज करना चाह रही हूँ यहाँ पे। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहूंगी कि हमारे पास में जितनी भी हमारे आसपास की चीजें हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। हमारे आसपास की सब चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है, और जो हमारे पास में एटम्स हैं, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, जो प्रोटॉन है दैट इज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे न्यूट्रल है, ये ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जो भी हमारे पास एटम है, अगर उसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो उसका जो सेंटर है वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी जो ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स, उनमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकेस अगर इनको कहीं से एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो सकते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब अगर इनको कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का, ये क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करके और अपने आप को उस एनर्जी ऑर्बिटल से फ्री कर लेता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो देखिए, उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। जो सोडियम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 11 है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 11 है। मतलब जो हमारा सोडियम एटम अभी प्रेजेंट है दैट इज इन द न्यूट्रल स्टेट, मतलब इसमें जो पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव भी है, इसलिए ये कैसा है, ये यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में है। दोनों का जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट इज सेम, यहाँ पे ना प्रोटॉन ज्यादा है ना ही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 281 है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती है सोडियम की, इसकी पहली ऑर्बिटल में 2, दूसरी में 8, और ये जो लास्ट वाली ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस सोडियम एटम को स्टेबिलिटी को गेन करना है तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस टाइम में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 रहते हैं, लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज कर दिया तो इसके पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाउ दे आर इन द नंबर ऑफ 10। मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 हो गया और जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर हो गया 11। कब हुआ, जब सोडियम एटम ने अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लूज क्यों किया, क्योंकि हर एटम की एक टेंडेंसी होती है स्टेबल होने की, और स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव बिकम 11 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बिकम 10। तो हम क्या देख रहे हैं, अब प्रोटॉन का एक नंबर ज्यादा हो गया, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ अब जो ये सोडियम है इसके पास में 1 प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब एक जो पॉजिटिव है वो ज्यादा है, जबकि नेगेटिव यहाँ पे कितना है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2010। तो जो यहाँ पे 1 प्रोटॉन ज्यादा है, 1 पॉजिटिव ज्यादा है, उसको हम कैसे लिख देते हैं, उसको हम लिख देते हैं Na+1। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे Na+1, या फिर सिंपली आप इसको Na+ भी लिख देंगे तो भी चलेगा, हम इसको Na+ भी लिख सकते हैं। जो ये यहाँ पे हमें प्लस दिख रहा है इसे हम कहते हैं चार्ज। ये हमारे पास में क्या है, दिस इज द चार्ज। इसे हम सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और वो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो लूज हो गया,
और लूज होने के बाद में वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, इसलिए हमारे पास में ये जो सोडियम है वो Na+ हो गया, एंड दिस प्लस वी आर कॉलिंग द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम क्या करता है, दो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके ऊपर Mg2+ आ जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है वो +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो ये दिस इज हाउ द पॉजिटिव चार्ज कैन बी एक्सप्लेन। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज को यहां देखते हैं तो हमने एक यहां पे एग्जाम्पल ले रखा है क्लोरीन का। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। अब देखो क्लोरीन को यहां पे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हो सकता है कि जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या किसी और से ये यहाँ पे शेयरिंग कर सकता है, कुछ भी करके एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहेगा, ऐसी टेंडेंसी है क्लोरीन की। अभी इसके पास में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दे आर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो 17, लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 हो जाते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 17 ही रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है दैट इज 17, बट द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन इज 18। इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो जो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा हुआ उसको हम कैसे लिख देते हैं, वी राइट इट एज Cl-1। आप इसे -1 लिख सकते हैं। अगर किसी पे 2 है नेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन 2- चार्ज रहता है, तो हम 2- कर देते हैं, कई बार 3- भी होता है। तो यहाँ पे ये माइनस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसे हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज। दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो हमने अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा वो हमने ये देखा कि अगर नेचुरली मैं देखूंगी तो जितने भी एटम्स हैं वो न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं, उन पे जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वहां पे इक्वल रहता है। लेकिन अगर कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस ऐसी बनती है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और उसी को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में देखते हैं। अगर आपको बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन, ये तो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे देखा कि हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे एक एटम न्यूट्रल है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अगर आप डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसे प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसे एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सर्ट करता है या एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की लिखनी है वो आप क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स की हम बात करें तो वी से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन वी हैव द पॉजिटिव चार्ज, अनदर वी हैव द नेगेटिव चार्ज। हमारे पास में 2 तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है इसे हम पोलैरिटी ऑफ द चार्ज भी कहते हैं। हम कहते हैं किसी चार्ज की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे कई बार पोलैरिटी का वर्ड भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज
नेगेटिव। अब देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है कि जैसे अगर आप पॉजिटिव को कोई एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कोई एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों को आप आपस में पास में लेके आओगे तो वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। या फिर हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर इसको मैं वर्ड्स में बोलूं तो आई वुड से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने यहाँ पे क्या कहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले हमने डिफाइन किया है। और डिफाइन कैसे किया कि किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है या एक्सर्ट करता है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहां पे क्रिएट हो सकती है। तो एक चार्ज के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, क्योंकि वही क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसके बाद जब हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, बिकॉज द चार्जेस आर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ये क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम कह रहे हैं चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई मटेरियल है जो यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, दैट विल ऑल्सो बी यूनिफॉर्म। मतलब कुछ इस तरह से हमने कहा, अगर ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली ही ये जो चार्ज है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है, फिर ये रेडियस पे डिपेंड करता है, या फिर कहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो मटेरियल है वो पास पास में है, कहाँ पे थोड़ा दूर दूर में है। तो कहीं पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी जगह पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म हमारा मटेरियल है, यूनिफॉर्म कोई सब्सटेंस है, तो उसके ऊपर जितने भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी कंप्लीटली यूनिफॉर्म। अब देखो जब हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, मतलब जब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हम बार बार कंसिडर कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज को। ठीक है, हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, बार बार हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट चार्ज को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या मतलब हुआ, पॉइंट चार्ज को कंसीडर करने से पॉइंट चार्ज हम एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं। हम जब भी चार्जेस की बात करेंगे तो हम कहते हैं वी विल टेक अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जो हम एक यूनिफॉर्मली हर बार टेस्ट चार्ज लेके चलेंगे, और वो टेस्ट चार्ज कैसा होगा, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक तो हम हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, और हमेशा वो कैसा लेते हैं, हमेशा हम पॉइंट साइज का लेते हैं। मतलब जितना भी उसका मास है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रहेगा, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। बट जो भी टेस्ट चार्ज हम लेंगे वो टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा, प्लस वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वी विल ऑलवेज बी टेकिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज एज द पॉइंट चार्ज और द पॉजिटिव चार्ज, और उसी को हम टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। बहुत बड़ा चार्ज हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो अगर मैं एक बार और आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम कहेंगे कि नॉर्मली जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी है। जो भी एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा न्यूट्रल होता है, ना उसके ऊपर पॉजिटिव होता है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
लेकिन अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, नंबर पॉजिटिव हमारा ज्यादा हो जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हमने एक्सप्लेन किया। देन वी सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव या फिर कहेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी हमारे चार्जेस हैं उनको कह सकते हो कि दे कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, they can create magnetic field and they can create electromagnetic radiations। तो ये हमने यहाँ पे बात की इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हमारी डे टू डे लाइफ में एक यहाँ पे लाइटनिंग का फिनोमेना है। तो आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं लाइटनिंग के फिनोमेना को। लाइटनिंग मतलब जो थंडरस्टॉर्म के टाइम में बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती है, तो जो बिजली चमकती है उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लाइटनिंग। तो कॉन्सेप्ट क्या है लाइटनिंग के पीछे का, वो इस तरह से समझिए आप कि जब जो क्लाउड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं, मतलब क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दे विल बी हैविंग सम गैस पार्टिकल्स, इनके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट है, ये सब चीजें क्लाउड्स में प्रेजेंट है, मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ गैस पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स। अब क्लाउड्स हमारे एटमॉस्फेयर में है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर भी किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, एटमॉस्फेयर में भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे करके जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब जब ये क्लाउड इस एटमॉस्फेयर में मूव करता है, मतलब पहले आपके पास में ये जो क्लाउड है ये कहीं पे इस वाली जगह पे था, लेकिन अब ये क्लाउड क्या हो रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है। जब ये मूव करता है क्लाउड, तो क्लाउड का क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के साथ में यहां पे एक फ्रिक्शन हो रहा है। मतलब क्या हो रही है, यहां पे रबिंग हो रही है, किसकी, एटमॉस्फेयर की और क्लाउड्स की। या फिर आप अगर एक साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे तो यू वुड से यहां पे फ्रिक्शन हो रहा है क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर का। और जब भी फ्रिक्शन होगा, जब तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, वहां पे चार्जेस क्रिएट होंगे। जैसा कि हमने हमारी पहली दूसरी स्लाइड में देखा था कि जब हम किसी स्केल को लेके अपने बालों में बहुत तेजी से रब कर रहे थे तो उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जा रहे थे। तो जब हम स्केल के ऊपर चार्जेस क्रिएट करके हम किसी पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करवा रहे हैं, सिमिलरली जब क्लाउड्स यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि उनका फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उनके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर ये एक क्लाउड है, इस क्लाउड के ऊपर मैंने कहा यहाँ पे ये कुछ पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन दिस पर्टिकुलर क्लाउड। तो इस क्लाउड के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, चार्जेस का अक्यूमुलेशन हो गया। यहाँ पे कोई दूसरा भी क्लाउड है, वो भी एटमॉस्फेयर में इसी तरह से मूव कर रहा है। अब ये जो क्लाउड है इसके ऊपर हमने कहा ड्यू टू द फ्रिक्शन और द रबिंग यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया। तो ये दो चार्जेस हैं, दोनों एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं। मूव करने की वजह से वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और फ्रिक्शन के होने की वजह से इन क्लाउड्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जा रहे हैं। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गए और इनकेस अगर ये दोनों के दोनों क्लाउड आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो जब इनका कॉलिजन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जिस स्पार्क को हम लोगों ने नाम दिया है लाइटनिंग का। क्योंकि क्लाउड्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनके ऊपर चार्जेस का अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है,
तो जो लाइटनिंग हम लोगों को दिखाई देती है वो भी बहुत ज्यादा यहां पे होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर बादल जो हैं वहीं पे वो बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और ये जो लाइटनिंग है वो हम लोगों को वहीं पे दिखाई देती है थंडरस्टॉर्म में। लेकिन बहुत बार न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं या फिर हम टीवी की न्यूज में देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म आया, थंडरस्टॉर्म के टाइम में बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई या बिजली गिरने से कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। तो ये जो बिजली गिरने वाली बात है, यहाँ पे जो बिजली गिर रही है, इसका मतलब है जो लाइटनिंग का फिनोमिना है अब वो कहां तक पहुंच गया, अब वो अर्थ तक पहुंच गया। तो अब वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बिजली कैसे गिर रही है वो अब हम लोग देखेंगे। देखो, अगर हमारे क्लाउड्स काफी नीचे है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है हाइट में अर्थ के सरफेस से, ये थोड़ा सा नीचे है, और अगर कोई हमारा यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, हो सकता है कोई बहुत ही लंबा सा पेड़ हो सकता है कोई बहुत लंबी सी बिल्डिंग हो, या फिर कोई भी इस तरह का आर्किटेक्चर हो सकता है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो, और जो क्लाउड्स है वो कैसे हैं, वो नीचे की तरफ है। उस केस में क्या होगा, जब क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, जब वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से उन क्लाउड्स के ऊपर क्या हो गया, उन क्लाउड्स के ऊपर चार्जेस क्रिएट हो गए। अब जब ये चार्जेस क्रिएट हो गए तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे हमारे पास में जो ये पेड़ यहाँ पे प्रेजेंट है, इन पेड़ ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, हो सकता है ये कोई यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर भी तो जैसे हवा बहुत तेजी से बहेगी तो हवा इनसे सबसे टकरा के जाएगी, फ्रिक्शन होगा, और उस हवा के फ्रिक्शन से इनके ऊपर भी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। हमने एक बार अज्यूम कर लिया कि ये जो यहाँ पे ट्री है, इस ट्री के ऊपर कौन सा चार्ज अक्यूमुलेट हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हुआ। ट्री के ऊपर चार्ज अक्यूमुलेशन क्यों हुआ, क्योंकि ट्री भी हिल रहा है, वहां से भी एयर बह रही है, वहां पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया। जो हमारा यहाँ पे क्लाउड प्रेजेंट है, इस क्लाउड में नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम रहता है, तो डिस्टेंस कम रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे लाइटनिंग का फिनोमिना विल अकर, और उसको हम कह देते हैं बिजली गिर गई। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, ये जो नेगेटिवली चार्ज हमारा क्लाउड था, इसने ये पॉजिटिवली चार्ज जो पेड़ है, इसके चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, और उसकी वजह से यहाँ पे ये स्पार्क क्रिएट हुआ, और उसने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे ट्री को जला दिया। दूसरा केस हमारे पास इस बिल्डिंग का है, इस बिल्डिंग पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, आपके पास ये जो यहाँ पे क्लाउड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, यहाँ पे स्पार्क क्रिएट हुआ, और उसने क्या किया, इस बिल्डिंग को भी डैमेज कर दिया। तो इसे हम कह देते हैं लाइटनिंग क्या हो गई, अर्थ तक आ गई। लाइटनिंग मतलब बिजली गिर गई, मतलब लाइटनिंग अर्थ तक आ गई है। ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली। लेकिन अब लाइटनिंग ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब इतना जो बड़ा ये अपने पास में एक डेंजर है इसको ऐसे ही ले लेंगे। ह्यूमन माइंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सोचता है। तो क्योंकि ह्यूमन माइंड ने लाइटनिंग के फिनोमेना को समझ लिया, ह्यूमन माइंड को पता चल गया कि चार्जेस का क्रिएशन यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो चार्जेस हैं वो कैसे ट्रैवल करके यहाँ पे एक डिजास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इस लाइटनिंग से बचने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, इन लाइटनिंग से बचने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर को डेवलप कर लिया। ठीक है, क्या किया है, लाइटनिंग कंडक्टर को डेवलप कर लिया। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है हमारे पास में, लाइटनिंग कंडक्टर एक थिक कॉपर वायर होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक कॉपर की स्ट्रिप भी हो सकती है, अगर वायर नहीं ले तो उसे स्ट्रिप भी ले सकते हैं। ये एक तरह से हमारा कैसे काम करता है, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह से। और लगा हुआ कहां पे होता है, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर यहाँ पे ये लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ रहता है। जो ये थिक कॉपर की रोड है, ये जो थिक कॉपर की स्ट्रिप है,
इसको बहुत लंबी लंबी जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर इस तरह से लगाया जाता है ताकि जब लाइटनिंग का फिनोमेना हो तो वो लाइटनिंग का फिनोमेना से जितने भी चार्जेस हैं, अब क्योंकि चार्जेस हैं यहाँ पे ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल हमने लगा रखा है तो इस कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर भी चार्जेस का क्रिएशन होगा। अगर इसके पास में यहाँ पे कोई भी क्लाउड आता है जिसके ऊपर मैंने कहा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रखा है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है इस कंडक्टर पे, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके यहाँ पे एक स्पार्क का क्रिएशन करते हैं, या फिर आप कहो अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस को ये क्रिएट करते हैं, चार्जेस का फ्लो क्रिएट करते हैं, तो होगा क्या, जो ये हमने यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा है इसके अंदर ये सारे के सारे चार्ज आएंगे। क्योंकि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करता है, चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता है। हमने जूनियर क्लासेज में पढ़ा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच कैन इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, जिनमें फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, दोज आर नॉन एज कंडक्टर्स। तो अब हमने यहाँ कंडक्टर लगाया है, जितने भी चार्ज है वो सारे का सारा चार्ज इस कंडक्टर के पास आएगा जो बादलों में है, वो सारा चार्ज इस कंडक्टर में आके फिर क्या कर रहा है, ऐसे इस तरह से पूरा का पूरा इसके थ्रू यहाँ नीचे आ रहा है, और नीचे क्या किया, नीचे यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया, कॉपर प्लेट लगा के हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको ग्राउंड कर दिया। आपने एक वर्ड सुना होगा अर्थिंग। हम जो घरों में हमारे जितने भी स्विच होते हैं उन स्विच में इस तरह से ये 3 प्लग बने हुए होते हैं। इस प्लग में ये जो 3 होल बने हुए हैं उसमें हम कहते हैं एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थिंग का वायर होता है। अर्थिंग का वायर मतलब इवन कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज का अक्यूमुलेशन हो जाए तो उस चार्ज से करंट ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, हम क्या करते हैं उस एक्स्ट्रा चार्ज को ग्राउंड कर देते हैं, उसको हम अर्थ में भेज देते हैं। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्ज को इजीली अपने अंदर फ्लो करवाने देती है। तो जो भी बड़ी बिल्डिंग होगी उसमें हम यहाँ पे ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर सारे चार्जेस को अपनी तरफ ले लेता है और फिर उसको इस तरह से ग्राउंड कर देता है और इस बिल्डिंग को लाइटनिंग से डैमेज होने से बचा लेता है। डन। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को रिवाइज करने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक बलून लिया था, एक स्केल ली थी जिसको हमने रब करवाया और रब करवाने के बाद उसके ऊपर कुछ चार्जेस का क्रिएशन हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है और अगर इस इंसुलेटिंग मटेरियल को रब किया जाता है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, इसके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और फिर ये अपने ऑपोजिटली चार्ज मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है। सबसे पहले जो डिस्कवरी है हमारी ये रबिंग से चार्जेस के क्रिएशन की, इसका क्रेडिट जाता है अराउंड 600 BC में। ग्रीस में इसके बारे में पता चला था। एग्जैक्टली ग्रीस में हुआ क्या था, इन्होंने एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड को यहाँ पे सिल्क के क्लॉथ से रब किया। तो जब ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो इसके ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब अगर किसी दूसरी ग्लास रोड को इसके पास में लेकर आए तो इसने क्या किया, उस ग्लास रोड को यहाँ पे रिपेल किया। तो इसका मतलब 2 ग्लास रोड ली, दोनों को हमने सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो उसके ऊपर जो चार्ज आया उसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव दोनों ग्लास रोड को जब पास में लाए तो देखा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो देयर वाज रिपल्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द 2 लाइक चार्जेस। उसके बाद में क्या किया गया, एक प्लास्टिक की रोड ली, प्लास्टिक की रोड को सिल्क के क्लॉथ से रब करवाया। जब प्लास्टिक की रोड को सिल्क के क्लॉथ से रब करवाया तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ
उस चार्ज को नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अगर इसके पास में एक दूसरी प्लास्टिक रोड जिसको हमने सिल्क के क्लॉथ से रब करवा रखा है, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, पास में लेकर आते हैं, तो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया, द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वहीं अगर हमने ग्लास रोड जिसको हमने सिल्क थ्रेड से रब करवा रखा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास अगर मैं कोई प्लास्टिक रोड लेके जाऊं जिसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब करवाया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में रिपल्सिव फोर्स है, दूसरे वाले केस में भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट थर्ड वाले केस में देयर इज अट्रैक्शन। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे किया गया, और उसके बाद में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो ये थ्योरी है, इसे दिया गया कि अगर किसी भी मटेरियल को, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर हम इसे किसी सिंथेटिक मटेरियल से रब करते हैं तो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा या फिर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जो ग्लास रोड पे हुआ उसे हमने पॉजिटिव नाम दे दिया, जो यहाँ पे प्लास्टिक पे हुआ उसे नेगेटिव दे दिया। इनकी प्रॉपर्टीज को देखा, प्रॉपर्टीज को देख के पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो हम लोगों ने स्केल और पेपर के पीसेस की बात की थी, तो स्केल के ऊपर कैसा आ गया, एक चार्ज आ गया और उसका ऑपोजिट चार्ज था पीसेस के ऊपर, पेपर पीसेस के, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहे थे। बलून को जब हमने सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया तो उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो गया, और जब हमारे बालों के पास लेकर आए, बाल इस तरह से अट्रैक्ट होने लग गए, तो वहां पे जो चार्ज आया वो ऑपोजिट नेचर का था, तो वो अगेन अट्रैक्ट करने लग गए। जो हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि जब हम ड्राई सीजन होता है और उसमें किसी भी डोर के हैंडल को हाथ लगाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, चार्जेस का अक्यूमुलेशन होता है। और क्योंकि हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो चार्ज जैसे ही हम हाथ लगाते हैं वो चार्जेस हमारी बॉडी में फ्लो होने लग जाते हैं, और चार्जेस के फ्लो को हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इस तरह से हमें वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा। सेम जब हमने स्वेटर को पहना या किसी सिंथेटिक क्लॉथ को पहना, तो हमारी बॉडी से कंटिन्यूएशन में वो किस में है, एक रबिंग की पोजीशन में है, वो एक फ्रिक्शन की पोजीशन में है। तो क्योंकि स्वेटर बार बार हमारी बॉडी से फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए। जब हमने स्वेटर रिमूव किया तो जो क्रैकलिंग साउंड आया वो आया डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब आपस में एक दूसरे से कोलाइड करे, वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और एक साउंड भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिनाज अब किससे एक्सप्लेन हो गए, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज से। यहाँ पे ये सबके सब फिनोमिनाज एक्सप्लेन होते हैं। फिर वही हमने बात की कि हमारे पास में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसे हम लोग चार्जेस की पोलैरिटी कहते हैं, वी कॉल इट द पोलैरिटी। उसके बाद में हम कहेंगे कि अगर आपने कोई दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया और रब करने के बाद में उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए, अब जब वो चार्ज डेवलप हो गया और हम उसको किसी दूसरी बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो दूसरी बॉडी के पास ले जाते ही उसके जितने भी चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, दे विल न्यूट्रलाइज, मतलब वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए वो चार्जेस नहीं रहेंगे, वो बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कहा है। उसके बाद में एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये नाम है चार्जेस का, उसको देने का क्रेडिट दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम किसने दिया, तो वी वुड से अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब बात आती है, अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज अगर प्रेजेंट है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट इट, हम कैसे पता करेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसका डिटेक्शन कैसे होगा। तो एक बहुत ही छोटा सा एक एपरेटस होता है जिसे हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं।
बहुत बार स्कूल्स में प्रोजेक्ट भी दिया जाता है कि आप एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाइए। तो कांच की बॉटल में एल्यूमिनियम फॉयल को लेके और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बच्चे घर पे बहुत इजीली बना लेते हैं, और इनके जो चार्जेस का क्रिएशन है, जो रिपल्शन है, जो अट्रैक्शन है, उसको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी कर देते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एग्जैक्टली क्या है, एक ये सिंपल सा एपरेटस है जो किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है इसको डिटेक्ट करने के काम आता है। मतलब अगर न्यूट्रल है तो भी पता चल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो भी पता चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी पता चल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक छोटा सा एपरेटस है। काम कैसे करता है ये? सबसे पहले यहाँ पे ये एक मेटेलिक डिस्क है जिसके ऊपर हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। ये मेटल की रोड है जो यहाँ पे ऐसे नीचे तक जा रही है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है। तो अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेटल की रोड के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तरह नीचे तक आ जाएगा। तो ये नीचे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, ये पूरा ऐसे ही आ रहा है। अब बीच में हमने यहाँ पे ये एक इंसुलेटर लगा रखा है। इसका क्या काम है? इंसुलेटर का काम ऐसा है कि अगर ये जो रोड है इलेक्ट्रिक, ये जो कंडक्टर है, अगर ये इंसुलेटर हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो अगर इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा पूरा बॉडी है इसी के ऊपर ये चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अदरवाइज ये रोड के थ्रू क्या होंगे, चार्जेस नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद में ग्लास की विंडो लगा रखी है ताकि हमें बाहर से इजीली देखा जा सके कि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देन वी हैव दिस गोल्ड फॉइल। हमने यहाँ पे ये क्या लगा रखा है, दिस इज द गोल्ड फॉइल, और ये यहाँ पे क्या है, मेटल। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह से यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है गोल्ड लीफ के ऊपर, ये गोल्ड फॉइल है इसके ऊपर, इसीलिए ये इसको रिपेल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। मतलब ये जो गोल्ड की लीफ है, ये यहाँ पे ये गोल्ड की जो ये फॉइल लगा रखा है, ये इस मेटल रोड से कितना दूर जा रहा है। मतलब ये मेटल रोड है हमारे पास में, यहाँ पे हमने ये लीफ लगा रखी है। अगर ये थोड़ा कम दूरी पर गया इससे, तो मतलब यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कम है, चार्जेस का जो अमाउंट है वो कम है, इसलिए ज्यादा रिपल्सिव फोर्स नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ये जो लीफ है या फिर जो फॉइल है ये काफी दूर तक जा रहा है, तो काफी दूर तक जा रहा है मतलब यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा बन रहा है, ये डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है। मतलब ये दो चीज हमने इस तरह से ले रखी है। अगर इन दोनों के बीच में सेम चार्ज होगा और ज्यादा चार्ज होगा तो ये काफी ऐसे दूरी तक एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मतलब ये जो दोनों के बीच यहाँ ये एंगल बन रहा है, ये कैसा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ये वाइडर एंगल बनेगा। तो ये जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, एक दूसरे से दूर जाने वाली जो डिग्री है, वही बताती है अमाउंट ऑफ चार्ज की। दोनों थोड़ा कम ऐसे डाइवर्ज हुए मतलब चार्ज कम है, थोड़ा ज्यादा हुए चार्ज ज्यादा है, और ज्यादा हो गए चार्ज और ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी detect the electric charge and we can find out the amount of electric charge with the help of gold leaf electroscope। ये हमारे पास में फिर से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ही हमने ये ले रखा है, जिसके अंदर क्या है, अगेन ये एक मेटेलिक रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ ये हमने इंसुलेटिंग कॉर्क लगा रखी है, ये रोड है, इसके ऊपर ये नेगेटिव नेगेटिव, ये दो हमने यहाँ पे फॉइल लगा रखे हैं। ये जितना ज्यादा एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें पता चलेगा नेगेटिव चार्ज है, और अगर दूर नहीं जा रहे हैं इसका मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। तो पहली बात तो है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसका मतलब दैट इज डिटेक्टिंग कि देयर इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट देयर। अगर डाइवर्जेंस ज्यादा है इसका मतलब मोर अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट देयर। सो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे क्या कर रहा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आता है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर न्यूट्रल एटम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये एक पॉजिटिव कैटायन बनाता है। इफ देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये एक नेगेटिव एनायन बनाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा
और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये सोडियम और क्लोरीन का जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि सोडियम है, पहले वाले में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और जो थर्ड वाली ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन का जो हमने बात किया था, पहली में यहाँ पे 2, हमने कुछ ऐसे लिखा था 2 8 7, तो मतलब पहली ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो थर्ड वाली है उसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला हमारा गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आया हुआ है, देयर इज दिस नेगेटिव चार्ज। डन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से हमारा केटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन में हम लोग सिर्फ यहीं तक करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना बाकी है, जैसे कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये सब चीजें। बट आज हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिक्स हमने देख लिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा लेसन नंबर 2 में रहेगा। थैंक यू।